नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये करंट अफेयर का पापा वीडियो है। ये कंप्लीट नेशनल, कंप्लीट इंटरनेशनल, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीजें इसमें करवाई गई हैं। 18 इसमें जो सेक्शन या टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर इंक्लूडेड है, वन लाइनर भी है और प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, समिट हो गए, रैंक एंड रिपोर्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, डेट्स हो गए, थीम्स हो गए, बुक्स, ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के कैंपेन्स हो गए, गवर्नमेंट के एप्स, पोर्टल्स हो गए, ऑबिटुअरी हो गई, डिफेंस हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एप्स एंड पोर्टल्स हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, जीआई टैग हो गए, साइक्लोन हो गया, प्लेसेस इन न्यूज हो गए और वन लाइनर हो गए। तो कंप्लीट करंट अफेयर है ये, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, सभी स्टेट पीसीएस के लिए प्लस सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। ये पूरा वीडियो जरूर देख लिया करिए हर बार। और यूपी पीसीएस की बिल्कुल शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। आप उसमें ज्वाइन करके वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सारे स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, आरएएस की तैयारी कर रहा हूं, एचसीएस की तैयारी कर रहा हूं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट जो है आप इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उतना जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट सिर्फ 3 नंबर है हमारे, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। सिर्फ इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे लेटेस्ट पेड ग्रुप में आके ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक और जेन्युइन करंट अफेयर आपको मिल सकता है। करंट अफेयर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, डेली डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद जाके जो है मंथली जब ये कंपाइलेशन हो रहा होता है तो 8 स्टेज से जाके प्रूफ रीडिंग से लेके ट्रांसलेशन से लेके जो है पूरा एक एक न्यूज, जो भी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हो, सब कुछ इसमें दिया जाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर हाईली रिकमेंडेड होता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, इवन यूपीएससी के लिए, जो उसमें फैक्चुअल करंट अफेयर आता है। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो इस वाले वीडियो से ओवरऑल या टोटल करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। बाकी यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, एमपी स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल और सारे स्टेट पीसीएस का आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मिलता रहेगा। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 1 महीने का पूरा करंट अफेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एक ही जगह यही मिलेगी आपको। सितंबर मंथ 2024 का करंट अफेयर का वीडियो आपके सामने हाजिर है। मैं एक रिमाइंडर दे दूं, 1 से लेकर 26 सितंबर तक का डेटा हमने इसमें कंपाइल किया है। 4 दिवस का जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन बच रही है इसको हम लोग कंपाइल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर करंट अफेयर का जो पापा वीडियो मिलेगा आपको यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स के लिए, उसमें बचे हुए दिनों की सारी इन्फॉर्मेशन और न्यूज हम लोग कवर कर लेंगे। सबसे पहले एग्रीमेंट सेक्शन है। एग्रीमेंट यहाँ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के बीच और गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बीच हुआ है। भारत में अपनी तरीके का पहला मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म के विकास के लिए, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म इन इंडिया, सेटअप किया जाएगा BIS और गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के सहयोग से। अपॉइंटमेंट्स कई सारे हुए हैं सितंबर मंथ में। अशोक कुमार सिंह ये नए डायरेक्टर जनरल बन करके आए एसिक के यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए डायरेक्टर जनरल अशोक कुमार सिंह। दलजीत सिंह चौधरी सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक बन करके आए हैं। महानिदेशक ये बने हैं BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। श्री अमृत मोहन प्रसाद ये सशस्त्र सीमा बल यानी कि डायरेक्टर जनरल बने हैं सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के। B श्रीनिवासन ये नए डायरेक्टर जनरल बन करके आए हैं NSG के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ये बन करके आए हैं। लास्ट ईयर हमने आपको पढ़ाया था अनीश दयाल सिंह बने हैं, अब इनका अपॉइंटमेंट बदल गया, ध्यान रखिएगा। अनीश दयाल सिंह अब नहीं है, अब आ चुके हैं B श्रीनिवासन NSG के नए डायरेक्टर जनरल। श्री अनुराग गर्ग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक बन करके आए हैं। तो कई सारे यहाँ पर विभागों के और जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें डायरेक्टर जनरल बदले हैं संस्थाओं में, ध्यान रखिएगा। प्रवीणा राय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई प्रबंध निदेशक, ठीक है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO बनी। CEO और MD मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की। इनका अपॉइंटमेंट किसने अप्रूव किया था? सेबी ने। श्री गोविंद मोहन ये नए होम सेक्रेटरी बने हैं
नए यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, इन्होंने अजय भल्ला का स्थान ग्रहण किया है। टीवी सोमनाथन ये नए कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं। जो सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर माना जाता है देश का, नए कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं टीवी सोमनाथन। कैबिनेट सेक्रेटरी को किसके द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है? अगर आपसे एग्जाम पूछे तो कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। अनुराग कुमार दिशानायके श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने हैं और नेशनल पीपल्स पावर के नेता हरिणी अमर सूर्या को श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो हरिणी अमर सूर्या ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है और अनुराग कुमार दिशानायके ये नए प्रेसिडेंट बने हैं श्रीलंका के। पॉल कगामे नए प्रेसिडेंट रवांडा के, फोर्थ टाइम, चौथी बार राष्ट्रपति रवांडा के पॉल कगामे। अब्दुल मजीद तेब्बोने अल्जीरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं दोबारा। कामिल बादौरी ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जफर हसन जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाई गई हैं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद। 8th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, और कुल मिलाकर आतिशी 3rd विमेन चीफ मिनिस्टर बनी हैं दिल्ली की, तीसरी महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद। आगे बढ़ेंगे हम लोग। संजय शुक्ला राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी के नए प्रबंध निदेशक, न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। रॉबर्ट कीथ रे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के नए अध्यक्ष, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, रॉबर्ट कीथ रे। संजय कपूर FIDE इंडिया जोन के नए अध्यक्ष बने, संजय कपूर। राजेश नंबियार नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम के नए अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बने हैं राजेश नंबियार। उसके बाद राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी नए चेयरपर्सन बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के। SBI के चेयरपर्सन जब बदलते हैं तो इनके बारे में पूछा जाता है। सभी बैंक्स का हम लोग नहीं याद करते हैं स्टेट पीसेस के लिए, लेकिन इनका हमने ले लिया है। राणा आशुतोष कुमार ये अपॉइंट किए गए नए MD मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और नए चेयरपर्सन हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। राजेश वर्मा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष बने हैं, यानी कि न्यू चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। श्री अमित शाह को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष पुनः चुना गया है। और अपर्णा यादव और चारू चौधरी उत्तर प्रदेश महिला आयोग की नई उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त की गई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष इस समय कौन है? अध्यक्षा विमला बाथम में, ध्यान रखिएगा। और इसमें एक से अधिक उपाध्यक्षों का प्रावधान है, तो अंजू चौधरी और बाकी लोगों के साथ अब ये अपर्णा यादव और चारू चौधरी भी हैं। मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने थे। मुख्य सलाहकार का पद आप प्रधानमंत्री के समकक्ष मान सकते हैं। मुख्य सलाहकार पद की शपथ बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने दिलाई थी ऑफिशियली। और जो व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, छात्र आंदोलन जिसको कहा जा रहा था, जो आतंकी आंदोलन में तब्दील हुए बांग्लादेश में, उसमें अंतरिम सरकार का गठन फिर किया गया था और वहाँ की जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी उनको देश छोड़ करके जाना पड़ा था, शेख हसीना को। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ ही बने हैं। अमरप्रीत सिंह न्यू इंडियन एयरफोर्स चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इन्होंने विवेक राम चौधरी का स्थान ग्रहण किया है। लॉरियल ने अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभी हाल में, आलिया भट्ट को। सारे ब्रांड एम्बेसडर हम लोग नहीं चर्चा करते, लेकिन सरकार की तरफ से या फिर किसी ग्लोबल ब्रांड के द्वारा भारतीय सेलिब्रिटी को बनाया जाता है तो उसको हम लोग तैयार करते हैं। मनु भाकर भारतीय निशानेबाज जो हैं, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। ये एग्जाम में आने लायक है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने इनको जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, मनु भाकर को। क्यों बनाया है? हमने लास्ट टाइम ओलंपिक डिस्कस किया था, तो आपको बताया था कि एक ही स्पर्धा में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है, महिला पुरुष दोनों को मिला करके, तो अपने आप में एक नया कीर्तिमान इनके नाम रहा था। शरद कमल अचंता इंडियन टेनिस प्लेयर, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के पहले भारतीय राजदूत या एम्बेसडर बने हैं, फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। संतोष कश्यप भारतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम ब्लू टाइगर्स टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच संतोष कश्यप। शीतल देवी और राकेश कुमार दोनों पैरालंपियन तीरंदाज हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में निर्वाचन आयोग के दल में शामिल हुए हैं शीतल देवी और राकेश कुमार। शीतल देवी को आर्मलेस आर्चर फ्रॉम कश्मीर भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर सेक्शन पे। नवरत्न कंपनी का दर्जा जो नई कंपनी को मिलता है हम याद करते हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को नवरत्न बना दिया गया है।
सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड अब एक नवरत्न कंपनी है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अब एक नवरत्न कंपनी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी NHPC को अब नवरत्न बना दिया गया है। नवरत्न का दर्जा कहाँ से मिलता है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आता है, ध्यान रखिएगा। नवरत्न स्टेटस आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस विभाग की तरफ से, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारी नवरत्न ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कितनी हो गई हैं? नवरत्न CPSE हो गई हैं कुल मिलाकर 25। UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड मिला है ICMR को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। पहला उमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार राहुल गांधी को दिया गया है उमान चांडी फाउंडेशन की तरफ से। उमान चांडी का निधन हुआ था लास्ट ईयर, आपको पता है, एक्चुअली इसी ईयर इनका निधन हुआ था। और ये जो है कम्युनिस्ट लीडर थे और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे थे केरल के कई बार। उनके नाम पर ओमान चांडी फाउंडेशन ने अवार्ड देना शुरू किया और पहले अवार्डी बने हैं राहुल गांधी। 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से एशिया के लोगों को मिलता है। तो न्यूगेन थी ग्नोंग फुओंग ये वियतनाम से इन्हें मिला है। कर्मा फुंतशो को भूटान से और मियाजाकी हयाओ को जापान से मिला। रमन मैग्सेसे फाउंडेशन की तरफ से एशिया के लोगों की निस्वार्थ सेवा में महान भावना को पुरस्कृत करता है पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी उसको बोलते हैं। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार जनरली जब किसी भारतीय को मिलता है तो उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन ये भी एक बार फिर से ध्यान रख सकते हैं। ऐसे पूछ लेंगे कि किस देश के व्यक्ति को नहीं मिला इस साल या किस देश के व्यक्तियों को मिला है, तो भूटान से एक अवार्ड आया है, एक वियतनाम के व्यक्ति को मिला है, बल्कि 5 अवार्डीज हैं। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड को और फरवीजा फरहान को इंडोनेशिया से पुरस्कृत किया गया है। इसके बाद आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 पुरस्कार ये केरल को मिला है। केरल सरकार के उद्योग कानून और कॉयर मंत्री ने रिसीव किया था। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड्स ट्रेड रिफॉर्म एक्शन प्लान अवार्ड 2022। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ट्रेड की जगह यहाँ पर बिजनेस होना चाहिए, तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान अवार्ड BRAP अवार्ड 2022 से केरल को मिला है। इसमें एक्चुअली कई सारी कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरी में केरल को मिला है और 2 कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को भी अवार्ड मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस का गोल्ड मेडल ये मिला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस की तरफ से नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस मिला है गोल्ड मेडल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को, इनकी पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव के लिए। सिंगापुर लिटरेचर पुरस्कार प्रशांति राम को मिला है, इंडियन ओरिजिन के प्रोफेसर हैं, वहां पर नानियांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में सिंगापुर बुक काउंसिल की तरफ से पुरस्कार मिलता है। उनकी एक जो शॉर्ट स्टोरी है 9 यार्ड साड़ी, उसके जो इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में लिखी, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी थी, इसके लिए प्रशांति राम को पुरस्कार मिला है, सिंगापुर लिटरेचर पुरस्कार। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन की फेलोशिप मिली है अभी डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर को। सुंदर गोपाल श्रीधर जो है ये केमिकल इंजीनियर और चीफ साइंटिस्ट हैं CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में। तो इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन की तरफ से फेलोशिप मिली है। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड या PATA अवार्ड केरल पर्यटन को मिला है। डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में इनके जो इनिशिएटिव हॉलीडे हीस्ट को पुरस्कृत किया है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ने। फिक्की यंग लीडर्स पुरस्कार ही मिला है नीरज चोपड़ा को, जो जेवलिन थ्रो करते हैं, नीरज चोपड़ा, और टोक्यो में गोल्ड मेडलिस्ट और अभी जो है अभी के ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट आयुष्मान खुराना को और नीरज चोपड़ा को फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार मिला है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 पुरस्कार में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड चुनी गई हैं ध्रुवी पटेल, मिस टीन इंडिया सियरा सुरेट और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड असवान मोटेट त्रिनिदाद एंड टोबैगो से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा को चुना गया है। रिया सिंघा ग्लैमानंड ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पुरस्कार दिया गया है। जयपुर राजस्थान में कंपटीशन हुआ था। मैक्सिको में होने वाले मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करती हुई दिखेंगी ये रिया सिंघा। बेस्ट टूरिज्म विलेज पुरस्कार ये इस बार मिला है कुथलूर गांव को, जो बेलाथांगडी ब्लॉक या तालुक कर्नाटक में है। साहसिक पर्यटन की श्रेणी में एडवेंचर टूरिज्म के लिए कुथलूर गांव को ये जो है टूरिज्म डे के दिन अवार्ड दिया जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से।
शास्त्र रामानुजन पुरस्कार लास्ट ईयर का आप नहीं ध्यान रखेंगे। अलेक्जेंडर डन को ये पुरस्कार मिला, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए, शास्त्र यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की तरफ से पुरस्कार। 32 वर्ष या उससे कम आयु के वैज्ञानिकों को गणित के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत किया जाता है। अलेक्जेंडर डन को ये पुरस्कार विश्लेषणात्मक संख्या सिद्धांत के लिए मिला, यानी कि एनालिटिकल नंबर थ्योरी के लिए। 15वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सीरीज का अवार्ड दिया गया था कोहरा को, नेटफ्लिक्स पे आई थी। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला था 12th फेल नामक फिल्म को, जो विधु विनोद चोपड़ा के डायरेक्शन में जो बनी थी। बेस्ट डायरेक्टर कबीर खान फिल्म चंदू चैंपियन के लिए, और ये अवार्ड शेयर किया था नितिलन और स्वामीनाथन के साथ। इन्होंने नितिलन स्वामीनाथन को उनकी फिल्म महाराजा के डायरेक्शन के लिए पुरस्कार दिया गया था बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन चुने गए थे चंदू चैंपियन नामक फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस पार्वती तिरुवोत्तु, ये फिल्म जो है इसका नाम है उलुडुक्कू। बेस्ट पीपल्स चॉइस अवार्ड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी नामक फिल्म को गया था। एमी अवार्ड 76वां आ चुका है। बेस्ट ड्रामा सीरीज शोगन रही थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हिरायुकी सांदा शोगन वेब सीरीज के लिए। ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री एना सवाई शोगन के लिए ही, और ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फ्रेडरिक ई ओ टॉय शोगन सीरीज, मतलब शोगन है कुल मिलाकर के, एक तरीके से याद करना आपके लिए आसान हो गया। एमी अवार्ड में सारे पुरस्कार जरूरी वाले शोगन सीरीज को गए थे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 जरूरी है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अनाउंस किया था। इसमें 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए थे। श्रेणी नंबर 1 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की श्रेणी में सबसे टॉप पर रहा था गुजरात का सूरत शहर, फिर मध्य प्रदेश का जबलपुर, और फिर आगरा रहा था उत्तर प्रदेश का 3rd पे, और 4th पर रहा था लखनऊ, 5th पर रहा था कानपुर। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में टॉप 5 में कितने शहर उत्तर प्रदेश के हैं? 3। 3rd, 4th और 5th प्लेस किसका है? उत्तर प्रदेश के नाम है। उसके बाद श्रेणी 2 3 लाख से 10 लाख से जनसंख्या वाले शहर, फिरोजाबाद टॉप पर एयर क्वालिटी में, फिर अमरावती के बाद झांसी, और फिर गोरखपुर। श्रेणी नंबर 3 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों में रायबरेली टॉप पर, फिर नलगोंडा तेलंगाना से 2nd पर, फिर नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से 3rd पर। तो ये ध्यान रख सकते हैं, बड़ा जरूरी अवार्ड है और पेपर में आने लायक अवार्ड है, जरूर ध्यान रखिएगा इसको। बुक्स एंड ऑथर सेक्शन पे आ जाएंगे। बुक्स 2 ही जरूरी हैं इस मंथ के लिए अभी तक, 26 तारीख की अगर हम बात करें। भारत @100, ठीक है, भारत @100 या इंडिया @100 इन्विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ये किसने लिखी है? के वी सुब्रमण्यम ने, ये पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं। द बुक वॉज रिलीज बाय यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। Nexus, a brief history of information networks from the Stone Age to AI. Nexus, a brief history of information networks from the Stone Age to AI. ये लिखी है युवाल नोआ हरारी ने, युवाल नोआ हरारी। श्री राम इन तमिलगम, ये डॉक्टर डी के हेमा हरी ने किताब लिखी है। इसको रिलीज किया था तमिलनाडु गवर्नर तिरु आर एन रवि ने। इंपॉर्टेंट डेट्स थीम हम लोग देख लेते हैं। वर्ल्ड संस्कृत डे 19 अगस्त 2024 को मनाया जाता है। दिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन श्रावण पूर्णिमा ऑफ श्रावण मंथ। तो श्रावण माह की श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। हर साल 19 को नहीं पड़ेगा। जब भी श्रावण मास की श्रावण मास की श्रावण पूर्णिमा पड़ेगी उस दिन ये संस्कृत दिवस मनाया जाता है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को होता है। पहली बार 2010 मनाया गया था। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग। 13वां राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को मनाते हैं। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रीसेट कार्यक्रम शुरू किया था। इसकी थीम थी सपोर्ट फॉर द प्रमोशन एंड पीसफुल एंड एक्सक्लूसिव सोसाइटी। स्पोर्ट्स फॉर द प्रमोशन एंड पीसफुल स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सोसाइटी ये है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह हर साल सितंबर मंथ में मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने मध्य प्रदेश के धार जिले में 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया था। पूरक आहार के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्यकर विकास सुनिश्चित करना है। इंश्योरिंग हेल्थी ग्रोथ इन चिल्ड्रन थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ये यहाँ पे थीम थी। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश के ही एक जिले से। उस जिले का नाम क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं? कमेंट करके बताइए। एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले तो जरूर बताइए इस सवाल का उत्तर। तो राष्ट्रीय पोषण माह जो है 7th था, ध्यान रखिएगा।
16वां विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को होता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पर। फिफ्थ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस ये 7 सितंबर को पहली बार मनाया गया है, तो ये जरूरी है। कोई भी दिवस जब पहली बार मनाया जाता है जरूरी होता है। 7 सितंबर 2024 को पहली बार। और भारत में इसका सिग्निफिकेंस क्या है? राजस्थान राज्य प्रदूषण बोर्ड ने 7 सितंबर 2024 को इसको होस्ट किया था जयपुर में, और इसी मौके पर आपको पता है कि ये क्लीन एयर इंडेक्स भी जारी किया गया था, जिसके बारे में हमने ऊपर बात की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार धनबाद, वाराणसी, बरेली, फिरोजाबाद और देहरादून जैसे शहरों में स्वच्छ वायु में काफी प्रगति हुई है। इन्वेस्ट इन क्लीन एयर फॉर नाउ ये इस बार थीम और स्लोगन था, हैशटैग था इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। और इंटरनेशनल वल्चर्स अवेयरनेस डे 7 सितंबर 2024 को इस साल बनाया है। सितंबर माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। पहली बार 2009 में मनाया गया था। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने बर्ड काउंट इंडिया और ई बर्ड के सहयोग से 7 सितंबर से 6 अक्टूबर तक गिद्ध गणना करने की शुरुआत की है। लिटरेसी वीक ये 1 से 8 सितंबर को मनाया गया था। वर्ल्ड ईवी डे ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। सर्वप्रथम ये दिवस 2020 में सस्टेनेबिलिटी मीडिया कंपनी ग्रीड टीवी की पहल पर मनाया गया था। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस 2014 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा घोषित किया गया था। पहली बार 9 सितंबर को मनाया गया था। सस्टेनेबल हिमालयास प्रिजर्विंग नेचर एंड कल्चर इस बार थीम थी। सस्टेनेबल हिमालयास प्रिजर्विंग नेचर एंड कल्चर। इसके बाद शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को। ये ज़्यादा कोई खास जरूरी नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इसको पीडीएफ से हटा ही देंगे हम। इंटरनेशनल डे ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन ये जरूरी है, 12 सितंबर को बनाया गया। बेटर टुमारो विद साउथ साउथ कोऑपरेशन इस बार थीम थी। हिंदी दिवस ये हमारा हिंदी दिवस होता है, हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। सर्वप्रथम 1953 में मनाया गया था। 2024 में हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित होने की 75वीं वर्षगांठ या हीरक जयंती बनाई गई थी, डायमंड जुबली। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने 17 सितंबर 2024 से हिंदी वीक या हिंदी फोर्टनाइट या हिंदी पखवाड़ा शुरू किया था। तो दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। 10 जनवरी को होता है वर्ल्ड हिंदी डे, और ये हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को। नेशनल इंजीनियर्स डे ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के बर्थडे पर ही मनाते हैं, उनकी वर्षगांठ पर। इंजीनियर्स डे या फिर अभियंता दिवस। भारत के अलावा श्रीलंका और तंजानिया में भी इंजीनियर डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। इस बार इसकी थीम थी इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इस बार थीम थी इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल ऑफ गुड गवर्नेंस। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर की थीम थी इंपॉर्टेंस ऑफ एआई एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस। वर्ल्ड ओजोन डे पिछले 2 बार से यूपीपीएससी में क्वेश्चन आ रहा है, इससे 16 सितंबर को होता है। इस बार थीम है इसकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ये 17 सितंबर को होता है। इंप्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी इस बार थीम थी। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की। तेलंगाना प्रजा पालन दिवस डे ऑफ पीपल्स गवर्नेंस, यानी तेलंगाना प्रजा पालन दिवस लोगों का शासन दिवस, ये 17 सितंबर को मनाया गया था पहली बार 2024 में। प्रजा पालना दिवस को लोगों का शासन दिवस कह सकते हैं आप तेलुगु में। इस दिवस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में तिरंगा फहराया था। 17 सितंबर 1948 को भारतीय संघ में हैदराबाद राज्य को शामिल किया गया था। तब से कुछ ना कुछ दिवस मनाया जाता रहा है, जैसे 2023 में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया था बीआरएस गवर्नमेंट के द्वारा। तो वहाँ का लोकल ये है। खैर अभी के लिए याद रख सकते हैं कि प्रजा पालना दिवस मनाया गया था 17 सितंबर को। 8वां भारत जल सप्ताह 8th इंडिया वाटर वीक ये 17 से 20 सितंबर को मनाया गया था। इसकी थीम पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसको इनॉग्रेट किया था। वर्ल्ड बैम्बू डे विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। पहला विश्व सफाई दिवस वर्ल्ड क्लीन अप डे, फर्स्ट वर्ल्ड क्लीन अप डे ये 20 सितंबर को होता है। आर्कटिक सिटीज एंड मरीन लिटर इस बार थीम थी। फर्स्ट वर्ल्ड क्लीन अप डे 2024 में पहली बार मनाया गया 20 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को पहली बार तो 1982 में मनाया गया था। कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस इस बार थीम है। वर्ल्ड राइनो डे ये 22 सितंबर को।
इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स, ये 23 सितंबर को इस थीम के साथ मनाया गया था। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को। ये दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती पर पीएम मोदी जी ने 2014 में अनाउंस किया था। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को होता है। पहली बार 2015 में मनाया गया था। अंत्योदय प्रोग्राम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट, ये कई बार पूछते हैं हमसे एग्जाम में। तो अंत्योदय प्रोग्राम के बारे में बात करें, कब किस स्टेट में सबसे पहले लाया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 26 सितंबर को। वैश्विक गर्भ निरोधक दिवस या वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे 26 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2024 का इस बार 26 सितंबर को बनाया गया है, क्योंकि ये सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को बनाया जाता है। नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट इस बार थीम थी। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर को मनाया गया इस बार। एनवायरमेंटल हेल्थ, क्रिएटिंग रिजाइलेंट कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन इस बार थीम थी। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को होता है, काफी इंपॉर्टेंट दिवस है। और इस बार का मेजबान देश कौन था 2024 के लिए? वर्ल्ड टूरिज्म डे का मेजबान देश था जॉर्जिया, और इस बार की थीम थी टूरिज्म एंड पीस। टूरिज्म एंड पीस। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज इस बार थीम थी। वर्ल्ड रिवर डे ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। वाटरवेज ऑफ लाइफ इस बार थीम थी वर्ल्ड रिवर डे की। और विश्व बधिर दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ डीफ सितंबर के लास्ट संडे को मनाया जाता है। इस बार लास्ट संडे पड़ रहा है 29 सितंबर को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो पहली बार हाइड्रोजन ईंधन से उड़ने वाली टैक्सी का सफल परीक्षण किया गया था। कहाँ पर? जॉबी एविएशन नामक कंपनी ने हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग टैक्सी का सफल परीक्षण कैलिफोर्निया यूएस में किया था। ये 902 किलोमीटर यहाँ पर ये उड़ी थी। 5 पीपल इसमें पायलट को मिला करके बैठे थे। मैक्सिमम स्पीड 322 किलोमीटर पर आवर है। ओरल कोलेरा वैक्सीन ओसीवी हिलचॉल को लॉन्च किया गया था। ओरल कोलेरा वैक्सीन हिलचॉल को किसने बनाया है? ये बनाया है हिलमैन लैब्स के साथ मिलकर के भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने। भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने। बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बिना अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर वापस लौटा है, और इस स्पेसक्राफ्ट से जो यात्री गए थे वो कौन रह गए हैं अभी वहीं पर? ये सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ये रह गए हैं। 1 सप्ताह के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर परीक्षण मिशन पर गए थे, लेकिन अब ये वापस फरवरी में आ सकेंगे ऐसा कहा जा रहा है। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के अंदर थ्रस्टर में हीलियम लीकेज का पता चला था, जिससे यात्री बैठ करके वापस नहीं आए और उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही रुकना पड़ा है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुके हुए हैं दोनों यात्री, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। और जो अभी यूएस में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इसमें वोट भी ये लोग वहीं से देंगे। तो क्रू 9 मिशन शेड्यूल किया गया है इनको वापस लाने के लिए। फेब 2025 तक इनकी वापसी हो सकती है। यूनियन कैबिनेट ने 18 सितंबर 2024 को अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान यानी कि NGALV यानी कि न्यू रियूजेबल लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल फॉर इंडिया, इसको अप्रूव कर दिया है। नया न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV बनेगा। द लॉन्च व्हीकल विल बी क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज विजन ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग इंडियन स्पेस स्टेशन एंड डेवलपिंग कैपेबिलिटी टू लैंड एन इंडियन क्रू ऑन मून बाई 2040। लॉन्ग टर्म गोल यहाँ पे सेट किया गया है, और नया जनरेशन का लॉन्च व्हीकल डेवलप करने के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इसरो को। यूनियन कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन को अप्रूव कर दिया है, और वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM को अप्रूव कर दिया है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। यहाँ पर रुपए भी एलोकेट कर दिए गए हैं वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए। ये लॉन्च किया जाएगा मार्च 2028 तक। डिफेंस सेक्शन में देख लेते हैं। डिफेंस सितंबर 2024 के लिए मल्टी डायमेंशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति, ये सुलार तमिलनाडु में हुई थी। तमिलनाडु के सुलार में और राजस्थान के जोधपुर में 2 फेजेस में हुई थी। जोधपुर में पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किया गया था, और फिर तमिलनाडु के सुलार रीजन में पहला चरण हुआ था। ये तमिलनाडु के सुलार में 6 से 14 अगस्त तक, और 29 अगस्त से 14 सितंबर तक ये चला था राजस्थान के सुलार में। और भारत की तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों ने पहली बार स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी थी। ये भी जरूरी है। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह भारत की स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट भी बनी थी, मोहना सिंह। तो तरंग शक्ति काफी जरूरी है। इसमें या तो लोकेशन पूछेंगे, या तो मोहना सिंह के बारे में पूछेंगे, या तो ये स्टेटमेंट हो सकता है कि तीनों सेना के उप प्रमुखों ने पहली बार उड़ान भरी थी। ठीक है, तो यहाँ पर
वाइस चीफ से ध्यान रखिएगा, चीफ्स नहीं है, वाइस चीफ्स ऑफ 3 आर्म्ड फोर्सेस ने उड़ान भरी थी, चीफ्स ने नहीं। सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार, मिलिट्री एक्सरसाइज पर्वत प्रहार लद्दाख में हुआ था। लद्दाख में ऊंचाई वाले युद्ध अभियानों पर केंद्रित सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार का आयोजन किया गया था। 10वां इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति, ये श्रीलंका में हुआ था। और भारत स्पेन समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX, ये स्पेन में हुआ था। यहाँ पर भारतीय जहाज जो गया था पार्टिसिपेट करने, इंडियन नेवल शिप INS तबर ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया फ्रांस के बीच जो अभ्यास होता है नेवल एक्सरसाइज, उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? एक्सरसाइज वरुण के नाम से। ये इस बार मेडिटेरियन सी में हुआ था, भूमध्य सागर में। इसमें भी स्टील्थ फ्रिगेट INS तबर ने पार्टिसिपेट किया था। भारत और ओमान के बीच वायु सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज हुआ था 7th एडिशन, और सैन्य अभ्यास हुआ था अल नाजा 5th के नाम से। ठीक है, तो ईस्टर्न ब्रिज जो ओमान में हुआ था मसीरा में, और जो है अल नाजा ये सलाला में हुआ था ओमान में। तो अल नाजा ये सैन्य अभ्यास है, और जो है वायु सैन्य अभ्यास यानी एयर एक्सरसाइज जो ओमान के साथ करते हैं जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज। तो दोनों ही अभ्यास हुए थे, ईस्टर्न ब्रिज भी हमने किया था और अल नाजा भी किया था। इसके बाद स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया था गोवा से। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 29 अगस्त 2024 को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत यानी कि फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीसल समुद्र प्रताप, इसको कहां से लॉन्च किया गया था? गोवा से। भारतीय नौसेना में दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी INS अरिघात शामिल कर दी गई है। सेकंड अरिहंत क्लास सबमरीन INS अरिघात। जब रक्षा मंत्री जी ने करीब 2 साल पहले इसको जलावतरण किया था। अरिहंत को तब भी एग्जाम में आया था, और अरिघात भी बहुत जरूरी है। अरिघात इसलिए जरूरी है क्योंकि अरिहंत क्लास व्हीकल की दूसरी यहाँ पे पनडुब्बी है, अपग्रेडेड वर्जन ऑफ INS अरिहंत। बेसिकली ये एक सबमरीन है जो न्यूक्लियर पावर्ड है, न्यूक्लियर वारफेयर लेकर के जो है ट्रैवल कर सकती है, न्यूक्लियर पावर्ड है। ये भी पूछा गया था जब अरिहंत के बारे में क्वेश्चन बना था UPPSC में, ACF के पेपर में, मेंस पेपर में। और इस बार भी ये जरूर पूछेंगे कि क्या ये सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड है? तो हाँ, ये न्यूक्लियर मिसाइल कैरी कर सकती है, K-15 मिसाइल को कैरी करेगी, और 12 से 15 नॉट इसकी जो है स्पीड होगी सी सरफेस पे। और ये है क्या? INS अरिघात न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। इसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो है लॉन्च किया था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालपे और INS मुल्की, एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट्स INS मालपे और INS मुल्की को लॉन्च किया गया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि केरल से। INS मालपे और INS मुल्की हैं क्या? आपसे एग्जाम पूछेंगे तो एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है INS मुल्की और INS मालपे। तो भारत के 2 इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं, मालपे और मुल्की, उनके नाम पर ये नाम रखा गया है। भारतीय नौसेना के नौकायान पोत तारणी से वैश्विक परिक्रमा जो है की जाएगी। ग्लोबल सरकम नेविगेशन बाय इंडियन नेवल सेलिंग व्हीजल्स तारणी, INS तारणी से वैश्विक परिक्रमा करेंगी 2 ऑफिसर्स, 2 महिला अधिकारी करेंगी, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना K। ये भारतीय नौसेना के नौकायान पोत INS तारणी से विश्व की परिक्रमा करेंगी। 8 महीने की अवधि में दोनों अधिकारी बिना किसी बाहरी सहायता के करीब 40,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे समुद्र में। और 2 अक्टूबर 2024 को यात्रा शुरू की जाएगी। INS मांडवी से हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये बड़ा जरूरी, ध्यान रखिएगा। ऑब्चुरीज में देख लेते हैं। ऑब्चुरीज में नटवर सिंह फॉर्मर यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्टर ही नहीं रहे। 1984 में इनको पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। राम नारायण अग्रवाल, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रसिद्ध वैज्ञानिक। इनको कहा जाता था पॉपुलरली फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स। फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स राम नारायण अग्रवाल ये नहीं रहे, और 84 वर्ष के आयु में इनका निधन हुआ था। इनको पद्म भूषण दिया गया था 2000 में। अजीता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कजरी गायिका, ये नहीं रही। 2022 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। किंगी तोहेतिया पुतौतो ते वैरो, न्यूजीलैंड के माओरी राजा, ये जो है निंटिया मूवमेंट, जिन्होंने माओरी ट्राइब्स को जो है यूनाइट करके इनके कल्चर को प्रिजर्व रखा था। तो माओरी किंग, माओरी जनजाति के किंग ये नहीं रहे न्यूजीलैंड में। सीताराम येचुरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेता ये नहीं रहे। इनके शरीर को एम्स को दान कर दिया गया था शिक्षण और अनुसंधान के लिए 72 वर्ष की आयु में। स्कीम कैंपेन देख लेते हैं। सितंबर मंथ में मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स इनिशिएटिव शुरू किया गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत।
दीनदयाल अंत्योदय योजना डे NRLM मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? टू एम्पावर इंडिविजुअल्स अक्रॉस इंडिया विद नॉलेज ऑफ सिस्टम डिजाइन टू टैकल कॉम्प्लेक्स सोसाइटल चैलेंजेस। सोसाइटल चैलेंजेस से डील करने के लिए ये मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स ये मिशन शुरू किया गया था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की तरफ से। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बनाया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत काम करती है, इसने इस परियोजना को शुरू कर दिया है। इस प्लांट की लोकेशन आपसे पूछ सकते हैं, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये कहाँ पे सिचुएटेड है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। खंडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान इसको मतलब शुरू किया जाएगा। 18 सितंबर 2024 को अप्रूव किया गया था इसको। इसका जो आच्छादन है वो इसका काफी बड़े क्षेत्र पर है। जनजाति बहुल 549 जिलों में और 2740 ब्लॉक में 2740 ब्लॉक के गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा। 30 स्टेट्स और यूटीज को इसमें जो है लाभ दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। 33,000 विलेजेस के करीब 5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। यही सब आपसे पूछेंगे जब कोई बहुत बड़ी योजना होती है, तो उसमें जो स्केल होता है वही पूछा जाता है। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान में 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को 63,000 विलेजेस में 549 जिलों में और 30 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को शामिल करते हुए लाभान्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की एकीकृत योजना यानी कि PM आशा योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने अप्रूव कर दी थी। 35,000 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ 2025-26 तक के लिए आगे बढ़ा दी गई है। यूनियन कैबिनेट हैज इंटीग्रेटेड द प्राइस सपोर्ट स्कीम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम अंडर PM आशा। तो जो ये इंटीग्रेटेड प्राइस सपोर्ट स्कीम और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो था, इसको मर्ज करके एक ही कर दिया गया है। PM आशा एक छतरी योजना बना दी गई है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सी एग्जिस्टिंग स्कीम थी उसको मर्ज किया गया है PM आशा में। प्राइस सपोर्ट स्कीम को और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड को इंटीग्रेट कर दिया गया है PM आशा में। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 3 योजना जो चलती थी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास, नवाचार प्रौद्योगिकी विकास और कार्य में इस्तेमाल, ये योजना जो चलती थी, जो इंग्लिश में अगर देखें तो जो 3 योजनाएं चलती थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। इन तीनों स्कीम को मर्ज करके जो यूनिफाइड स्कीम बना दी गई विज्ञान धारा नाम से इस योजना को कंटिन्यू कर दिया गया है। कब तक के लिए विज्ञान धारा को कंटिन्यू कर दिया गया है? फाइनेंस कमीशन की अवधि तक के लिए, यानी कि वर्ष 2025-26 तक के लिए। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, ये क्वाड देशों ने शुरू किया कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। इसके तहत क्या किया जाएगा? ओवरऑल कैंसर केयर इकोसिस्टम बनाएंगे ये क्वाड कंट्रीज इंडो पैसिफिक रीजन में बाय इंप्रूविंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। तो जो कंट्रीज जिस चीज़ों में सक्षम है, जैसे कोई हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करेगा, कोई यहाँ पे पैसा प्रोवाइड करेगा, कोई रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करेंगे क्वाड कंट्रीज में से। क्वाड कंट्रीज में से कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, US मिलकर के इसको लीड करेंगे कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव को। राज्य सरकारों की पॉपुलर योजनाओं के बारे में बात करेंगे, जैसे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना जो पॉपुलर योजना जो चलाई जा रही है महाराष्ट्र के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा, उसी की कॉपी कैट योजना है, जिसमें महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से लाभ दिया जाएगा। उनके बैंक खाते में 1,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को, और जो है उनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा सालाना नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना। बिहार कैबिनेट ने 6 अगस्त 2024 को बिहार के थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल थैलीसीमिया योजना शुरू की है। 15 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा के लिए। अब स्पोर्ट्स करंट अफेयर पे आ जाएंगे। 2025 और 2027 में जो मेंस एशिया कप होना है, जैसे 2025 में T20 फॉर्मेट में जो मेंस एशिया कप होना है, उसकी मेजबानी किसको मिली? इंडिया को। और 2027 में जो एक दिवसीय फॉर्मेट में पुरुषों का एशिया कप होना है, उसकी मेजबानी मिली है बांग्लादेश को। रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन एन ओवर इन एन इंटरनेशनल T20 मैच। मोस्ट नंबर ऑफ रन्स एक ओवर में इंटरनेशनल T20 मैच में समोआ के विकेटकीपर बल्लेबाज डैरियस विसर ने बनाए थे। 2026 में T20 कप क्वालिफायर मैच में वनुआतु के खिलाफ बनाए थे। वनुआतु के गेंदबाज नलिन निपिको को एक ओवर में 39 रन इन्होंने मारे थे।
6 लीगल डिलीवरीज में छक्के लगाए थे और 3 नो बॉल भी इन्होंने डाली थी, तो उससे 3 रन ये एक्स्ट्रा मिले थे इनको। भारत की तरफ से 6 छक्के किससे लगाए थे अब तक? टी20 मैचेस में युवराज सिंह ने लगाए हैं। इंटरनेशनल टी20 मैचेस में इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड अभी भी युवराज सिंह के नाम है। दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता इंडिया ए रहा था, जिसके कप्तान मयंक अग्रवाल ने इंडिया सी को हराया था इन्होंने। इसके बाद टेनिस देख लेते हैं। टेनिस में यूएस ओपन 2024 विजेता जैनिक सिनर रहे थे इटली से, और उपविजेता रहे थे ट्रेलर फ्रिट्ज अमेरिका के। महिला एकल में एरिना सेबलेंका पहली बार यूएस ओपन इन्होंने अपना जीता, एरिना सेबलेंका ने, और उपविजेता यहाँ पर रही थी जेसिका पेगुला, ये भी यूएस से। शतरंज के मामले में देख लेते हैं। शतरंज में अभी चेस ओलंपियाड हुआ था 45वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा चेस ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। 195 देशों की 197 पुरुष वर्ग की टीमों में ने पार्टिसिपेट किया था। 181 महिला 181 देश की 183 महिला टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। और संयुक्त परिणाम इसमें जारी किया जाता है, यानी कि ओपन और महिला वर्गों में, पुरुष वर्गों में जो भी जीतते हैं उनका एक कंसोलिडेटेड रैंकिंग बनाई जाती है। तो इसमें कप होता है गैम्पी ड्रांशविली कप, इसको भारतीय टीम ने रिटेन किया है, यानी पिछली बार भी जीता था 2022 में, ठीक है। कांस्य पदक ग्रैम्पी डाशविली कप, और इस बार भी इसको रिटेन किया 2024 में ब्रॉन्ज के लिए। रूस के बाद भारत दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने ग्रैंड पी डाशविली कप को रिटेन किया है। तो भारतीय पुरुष टीम में कप्तान कौन थे? गुकेश डी, डोमराजू गुकेश, और महिला शतरंज टीम में कप्तान थी हरिका द्रोणवल्ली, वैशाली राम बाबू, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल, तानिया सचदेव, ये सब। पुरुषों की ओपन कैटेगरी में जो है स्वर्ण पदक भारत ने जीता था। 44वें चेस ओलंपियाड में कांस्य पदक जीता था। रजत पदक संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक भारत ने पहली बार जीता था, इसी वजह से इसको वेरा मेंची कप बोल रहे हैं। वेरा मेंची कप में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है महिला वर्ग में, तो इस वजह से जरूरी है, तो ये देख लीजिएगा एक बार। बाकी शतरंज के इतने सारे इवेंट्स हम लोग लेते नहीं है पूरे वर्ष, मतलब ये काफी चर्चा में रहा था पूरे सोशल मीडिया में, हर जगह पर, इस वजह से हमने इसको लिया है। 17वां इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड। अर्थ साइंस ओलंपियाड का आयोजन बीजिंग चाइना में किया गया था, और गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान के छात्रों वाली 4 सदस्यीय भारतीय टीम ने जो है सिद्धांत और व्यवहारिक पृथ्वी प्रणाली परियोजना अंतर्राष्ट्रीय टीम फील्ड जांच में 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 3 कांस्य पदक यहाँ पे जीते। नोवाक जोकोविच ने अपना गोल्डन स्लैम जीता था। गोल्डन स्लैम यानी कि ओलंपिक में टेनिस में गोल्ड मेडल जीतना। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराया था और स्वर्ण पदक जीता ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में, तो ये ध्यान रखिएगा। महिला एकल में स्वर्ण पदक किसने जीता था? चीन की शेंग किनवेन ने। शेंग किनवेन। अकेले इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? बेंगलुरु के तैराक सिद्धार्थ अग्रवाल। अकेले इंग्लिश चैनल को इन्होंने पार किया था। 42 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय की थी 15 घंटे 6 मिनट में। भारतीय रेसलर संग्राम सिंह ने अमेरिका में जॉर्जिया में जो गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में पहली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट जीता है। पहली मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइट जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं संग्राम सिंह। इन्होंने पाकिस्तानी रेसलर अली रजा नासिर को हराया था। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम से इन्होंने संन्यास ले लिया था, और इस तरीके से जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के तौर पर नियुक्त किए गए थे, ये ध्यान रख सकते हैं। 14वां हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप, 14वां हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो हुई थी, इसमें हॉकी पंजाब ने जीता था इसको, और हॉकी उत्तर प्रदेश यहाँ पर उपविजेता रहा था। तो सिर्फ हॉकी उत्तर प्रदेश वजह से की वजह से हमने इसको लिया है, बाकी इतने लोकल टूर्नामेंट ज़्यादा आते नहीं एग्जाम में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ पे होगा? कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो है स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में प्रस्तावित कर दिया गया है। पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में होना था, लेकिन उन लोगों ने बढ़ती लागत की वजह से अपना नाम वापस ले लिया था। तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के बैक ऑफ करने के बाद अब ये कहाँ पे घोषित किया गया कि होगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। लॉसेन डायमंड लीग 2024। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 22 अगस्त 2024 को स्विट्जरलैंड के लॉसेन डायमंड लीग 2024 में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया था, और एंडरसन पीटरसन जो है ये शीर्ष पर रहे थे। जर्मनी के जूलियन वेबर तीसरे स्थान पर रहे थे। तो सिल्वर इन्होंने पेरिस में भी जीता, और जो है इसमें डायमंड लीग में भी जीता। ब्रसेल्स डायमंड लीग जो हुई थी इसमें भी दूसरे स्थान पर रहे थे, एक बार फिर से सिल्वर जीता था नीरज चोपड़ा ने। तो नीरज लगातार यहाँ पे सिल्वर जीते थे इस पूरे मंथ। भारतीय रेसिंग महोत्सव 30 अगस्त से 1 सितंबर तक भारतीय रेसिंग महोत्सव 2024 का आयोजन चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था, और भारत की पहली नाइट रेस का आयोजन भी किसने किया था? चेन्नई में।
चेन्नई ने किया था आयोजन, ये ध्यान रख सकते हैं। पेरिस पैरालंपिक के बारे में बात कर लेते हैं। 17वां एडिशन 8 अगस्त से 7 सितंबर तक चलता है। भारत की ओर से 84 एथलीट्स का दल गया था। इस प्रतियोगिता में 3 नए खेल शामिल किए गए थे, पैरा साइक्लिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। भारत ने पैरालंपिक प्रतियोगिता में अब तक के सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, 7। सत्य प्रकाश सांगवान को भारत के पेरिस ओलंपिक 2024 दल का सेफ डिमिशन घोषित किया गया था। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव जो है ध्वजवाहक रहे थे, यानी कि फ्लैग बियरर। भारत की ओर से हरविंदर सिंह और प्रीति पाल पेरिस पैरालंपिक में क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक रहे थे। भारतीय पैरालंपिक बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को पेरिस पैरालंपिक से पूर्व डोपिंग के आरोपों के कारण 18 महीने के लिए बैन कर दिया गया था। हाई जंप T42 वर्ग में कांस्य पदक के साथ मरियप्पन थंगवेलु लगातार 3 पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। रियो 2016 में स्वर्ण जीता, टोक्यो में इन्होंने सिल्वर जीता और इस बार ब्रॉन्ज जीता। दीप्ति जीवन जी महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग में कांस्य के साथ पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली बौद्धिक रूप से कमजोर भारतीय एथलीट बनी। तीरंदाज खिलाड़ी शीतल देवी ने राकेश के साथ मिलकर के मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत करके भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता के रूप में इतिहास रच दिया। शीतल देवी ने, जो कश्मीर से हैं, जम्मू कश्मीर से। प्रीति पाल पेरिस पैरालंपिक 2024 में टेक और फील्ड स्पर्धाओं में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर T35 वर्ष में कांस्य पदक, 100 मीटर T35 वर्ग में भी कांस्य पदक जीता है। कपिल परमार पुरुषों के 60 किलोग्राम J1 वर्ग में कांस्य के साथ जूडो में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। ठीक है। पदक तालिका में शीर्ष 3 देश कौन रहे थे पैरालंपिक की बात करें तो चाइना यहाँ पे फर्स्ट पर रहा था, लगातार 6ठी बार फर्स्ट पर रहा है पैरालंपिक में चाइना। इनके कुल मेडल हैं 220 और ब्रिटेन यहाँ पर 124 मेडल के साथ सेकंड पर, अमेरिका 105 के साथ थर्ड पर, भारत 18वें स्थान पर रहा था, कुल मेडल भारत के 29। इंग्लिश मीडियम में भी सारे डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे बाहर पैरालंपिक में आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है। अब समिट सेक्शन पे आ जाते हैं। समिट में 6ठा क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन ये अमेरिका में हुआ था, डिलावेयर अमेरिका में। नरेंद्र मोदी जी भी इसमें गए थे क्योंकि भारत क्वाड का सदस्य है। 6ठा क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन हुआ था ये। इस बैठक की अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की थी। कुछ प्रमुख घोषणाएं जो की गई थी, जैसे मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक, मैत्री लॉन्च किया गया था टू इनेबल इंडो पैसिफिक पार्टनर्स टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ द टूल्स प्रोवाइडेड थ्रू IPMDA एंड अदर क्वाड इनिशिएटिव्स। फर्स्ट एवर क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन ये लॉन्च किया गया था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेस बेस्ड वेब पोर्टल फॉर इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेस बेस्ड वेब पोर्टल बाय इंडिया फॉर मॉरिशस, यानी एक स्पेस बेस्ड वेब पोर्टल भारत ने मॉरिशस के लिए डेवलप किया था टू सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन साइंस फॉर स्पेस बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट। थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ये भारत की तरफ से वर्चुअल तौर पर मेजबानी की गई थी। इसकी पहला सम्मेलन भी भारत ने मेजबानी की थी इसकी, जनवरी 2023 में वर्चुअल तौर पर। एंड एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इस बार थीम थी। सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इसकी थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। वर्ल्ड स्किल्स ये लियोन में हुआ था, वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन लियोन फ्रांस में 47वां संस्करण था। इस प्रतियोगिता में भारत ने विभिन्न कौशल श्रेणियों में 4 कांस्य पदक और इस तरीके से 12 उत्कृष्टता पदक जीते थे। टोटल 12 मेडल ऑफ एक्सीलेंस एंड 4 ब्रॉन्ज, टोटल 16 मेडल। ठीक है, 16 मेडल का यहाँ पे काउंट किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव कॉन्क्लेव ये नई दिल्ली में हुई थी। इंटरनेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ यूनेस्को इन कोलैबोरेशन विद द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि CSIR ने इसको इनॉग्रेट किया था, ऑर्गेनाइज किया था। फर्स्ट साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव कॉन्क्लेव ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ ऑन सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ठीक है। इसके बाद फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने इसको होस्ट किया था। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो, भारत टेक्स 2025 ये होगा, मतलब अनाउंस किया गया है। 14 से 17 फरवरी 2025 में भारत मंडपम और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में आयोजित किया जाएगा भारत टेक्स ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 इसका आयोजन प्रगति मैदान में किया गया था। चौथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज समिट ये दिल्ली में।
19 जुलाई 2024 को इसका आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन को संबोधित किया था भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। कॉर्न, इथेनॉल, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड डिकार्बनाइजेशन इस बार थीम थी। जुलाई मंथ का करंट अफेयर रह गया था, इस वजह से हमने इसको लिया है। G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2024 ये ब्राजील में हुई थी। इस बार G20 की अध्यक्षता ब्राजील के पास है, तो जाहिर सी बात है G20 की सारी मीटिंग्स जो है ब्राजील के शहरों में हुई थी। फोर्टलीजा ब्राजील में हुई थी और इस बैठक जो है इस बैठक से पूर्व 23 से 24 जुलाई को 5वीं रोजगार समूह की बैठक हुई थी। डिजिटल उत्तर प्रदेश कन्क्लेव द इकोनॉमिक टाइम्स और IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 28 जून को लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसकी थीम थी अनलिमिटेड पोटेंशियल इन ई गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। युगे युगीन भारत संग्रहालय के संदर्भ में राज्य संग्रहालय महासम्मेलन ये भारत मंडपम में हुआ था। 3 दिवसीय जो है स्टेट म्यूजियम कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में। सेकेंड इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस ये भारत मंडपम में हुई थी। 11 सितंबर को पीएम मोदी जी ने वर्चुअल रूप से इसको इनॉग्रेट किया था। 24वां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स मीट होना है नेक्स्ट मंथ। इसके लिए भारत को इनवाइट भेजा गया है पाकिस्तान की तरफ से। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद पाकिस्तान में होगा। अब देखते हैं कौन जाता है यहाँ से, कौन नहीं जाता है SCO के हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स मीट में। 14वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ये मॉस्को रशिया में। इस बार जो है ब्रिक्स की सारी बैठकें जो है रशिया में हो रही हैं, तो ये ट्रेड मिनिस्टर्स की बैठक भी रशिया में। ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी रशिया में, और यहाँ पर अजीत डोभाल पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। 2024 में रूस ब्रिक्स का अध्यक्ष देश है, ध्यान रखना है आपको। और 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रायोजित है 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक रूस के कजान में होगा। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेद पर्सपेक्टिव इस बार थीम थी। ये 10वां एडिशन था आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का। ये जो है आयोजित किया जाना है एक्चुअली 12 से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाना है, प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं है, आयोजित किया जाएगा। 28वां दिल्ली बुक फेयर और 24वां स्टेशनरी फेयर ये भारत मंडपम में हुआ था। फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के सहयोग से भारत व्यापार संवर्धन संगठन की तरफ से। ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन बुक्स इस बार थीम थी। और मेला और त्योहार जो वैश्विक स्तर पे और लोकल स्तर के 9th कोरिया इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर ये सियोल में हुआ था, साउथ कोरिया में। भारतीय दूतावास सियोल और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 9th कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला का आयोजन किया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। और शिल्पी दीदी महोत्सव इसका आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से। शिल्पी दीदी महोत्सव। नदी उत्सव का आयोजन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स IGNC की तरफ से। रिवर्स इन रिवर्स इस बार थीम थी। पहला भारतीय कला महोत्सव इसका आयोजन किया गया था राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद तेलंगाना में। इसका उद्घाटन प्रेसिडेंट जी ने किया था, द्रौपदी मुर्मू ने। रैंक्स रिपोर्ट्स देख लेते हैं। हुरून इंडिया की रिच लिस्ट आ गई है, लेटेस्ट वाली। हुरून इंडिया के हिसाब से लेटेस्ट रिच लिस्ट में सितंबर के हिसाब से गौतम अडानी एंड फैमिली रिचेस्ट है भारत में। सेकंड पर मुकेश अंबानी फैमिली, फिर शिवनादर फैमिली, साइरस पूनावाला एंड फैमिली फोर्थ पर, फिर दिलीप सांघवी। फिर अगला है सबसे बड़े कच्चे तेल भंडार वाले देशों की रिपोर्ट आई है एनर्जी एजेंसी US की तरफ से। इनके हिसाब से सबसे बड़े तेल भंडार कहाँ पे, वेनेजुएला में, फिर सऊदी में है। ठीक है, भारत को इन्होंने 23rd नंबर पर रखा है क्रूड ऑयल रिजर्व्स के मामले में। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, विश्व प्रतिभा रैंकिंग जो IMD की तरफ से आती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट की तरफ से। इसमें स्विट्जरलैंड को इन्होंने टॉप पर रखा है, सेकंड पर सिंगापुर है, थर्ड पर लक्समबर्ग है। भारत को मिला है 58वां स्थान, 58 पर रखा गया भारत को। 2022 में भारत की रैंक 52वीं थी, 2023 भारत की रैंक 56वीं थी। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट आ चुकी है, तो इसमें शामिल कंपनियों में टॉप पर है वॉलमार्ट, टॉप 500 में। अमेजॉन सेकंड पर, फिर थर्ड पर स्टेट ग्रिड, फिर सऊदी अरामको है फोर्थ पर। और अगर भारतीय कंपनियों के बारे में बात करें तो टॉप 500 में 5 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, टॉप 100 में सिर्फ 2। रिलायंस इंडस्ट्रीज 86 नंबर पे और LIC 95वें पर। टॉप 100 में सिर्फ 2, 116 नंबर पर इंडियन ऑयल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 178वें पर, ऑयल एंड नेचुरल गैस ये 180 पे। तो कुल मिलाकर टॉप 500 में 5 कंपनी, टॉप 100 में 2 कंपनियों को जो है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शामिल किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे टाइम्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनी की सूची आ चुकी है टाइम मैगजीन के द्वारा। एप्पल यहाँ पे टॉप पर,
एक्सेंचर सेकंड पर, माइक्रोसॉफ्ट थर्ड पर, और HCL टेक भारत की 112वें पर, इन्फोसिस सेकंड पे, विप्रो थर्ड पे, महिंद्रा ग्रुप जो है फोर्थ पे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई के मामले में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो भारत से शामिल किया गया अश्विनी वैष्णव को शेपर्स की श्रेणी में, अनिल कपूर को शेपर्स की श्रेणी में, भारतीय अभिनेता अनिल कपूर को शेपर्स की श्रेणी में, नंदन नीलेकणी को शेपर्स की श्रेणी में। तो ये 3 तो भारतीय हो गए। बाकी भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति हैं जैसे अरविंद श्रीनिवास, अमनदीप सिंह गिल, दिव्या सिद्धार्थ, अनंत विजय सिंह, विनोद खोसला, ये सब अलग हैं। शिवराव, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, कलिका बाली, रोहित प्रसाद, ये सब हैं। आप भारतीयों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इंडियन ओरिजिन को वाला चाहे तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा कुल मिलाकर के। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की आया है FSSAI की तरफ से। इसको पहली बार जारी किया गया था 2019 में, तब से हर साल आता है। टॉप पर है केरल लगातार दूसरी बार, तमिलनाडु सेकंड पर, जम्मू कश्मीर थर्ड पर। अब आप पूछें कि उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये टॉप 3 को ही रैंक करता है, पूरे राज्यों को रैंक नहीं देता है। जो सबसे अच्छा, जिनका जो है फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रहता है, उन्हीं को ये रैंक देता है, सबको नहीं। सर्वे ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्रीज, वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज का सर्वे यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट ने जारी किया था। इसमें भारत को 33वें स्थान पर रखा है और सबसे टॉप पर रखा है तीसरी बार स्विट्जरलैंड को, फिर जापान को, फिर अमेरिका को। इसके बाद एशिया पावर इंडेक्स जो लोवी इंस्टीट्यूट की तरफ से आता है, अमेरिका को टॉप पर रखते हैं हमेशा, चाइना को सेकंड पर, भारत इस बार तीसरे नंबर पर है, जापान फोर्थ पर है, भारत इस बार जो है तीसरे नंबर पर है, थर्ड पे एशिया पावर इंडेक्स में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग आ चुकी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शामिल शीर्ष 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है ये 6th पर है, टॉप पर केरल है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर गुजरात है, ये ध्यान रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की रैंक जरूर ध्यान रखिएगा 6th। इसके बाद वैश्विक नवाचार सूचकांक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो की तरफ से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया है। भारत को इसमें 39वां स्थान दिया गया है, 39th। स्विट्जरलैंड को लगातार 14 साल से टॉप पर रखा गया है, स्वीडन इसमें सेकंड पर, अमेरिका थर्ड पर। भारत को 2023 में 40वां स्थान दिया गया था, भारत ने एक स्थान की यहाँ पर इंप्रूवमेंट की है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाले शीर्ष 5 भारतीय राज्यों की रिपोर्ट, मतलब ये लिस्ट आई है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें एक इंडेक्स आया है टॉप 5 इंडियन स्टेट्स विद हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तेलंगाना टॉप पर, सेकंड पर हरियाणा, फिर दिल्ली, उत्तराखंड इसमें 5th पर है, महाराष्ट्र इसमें 4th पर है। तो यहाँ पर हम जीडीपी कंट्रीब्यूशन की नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में। पर कैपिटा इनकम में टॉप पर है तेलंगाना। सर्वाधिक प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाले देशों की सूची जो आई है, भारत विश्व का शीर्ष प्लास्टिक प्रदूषक देश बन गया है नेचर जनरल के हिसाब से, और दूसरे स्थान पर नाइजीरिया, तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया, और चीन जो है 4th पर रखा गया है। अर्जेंसी ऑफ नाउ एड्स एट अ क्रॉस रोड्स रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स की तरफ से। बस ये आप ये ध्यान रखिएगा कि किसने इसको जारी किया है। द अर्जेंसी ऑफ नाउ, ये यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV ने जारी किया, यूनेट्स ने। भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन, रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये रिपोर्ट जो आई है, इसी रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर की तरफ से रिपोर्ट जो आई है, इसमें लिबरलाइजेशन के बाद दक्षिण राज्यों ने अपने समकक्षों को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि लिबरलाइजेशन के बाद सबसे ज्यादा प्रगति किसने की है? साउथ इंडियन स्टेट्स ने। और सकल घरेलू उत्पाद में दक्षिण भारतीय राज्यों की हिस्सेदारी बढ़कर के 30% तक हो गई है। पश्चिम बंगाल जो कि एकमात्र समुद्री अर्थव्यवस्था वाला राज्य होने के बावजूद लिबरलाइजेशन के बाद इन्होंने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की भागीदारी देश की जीडीपी में 12.6% से घट करके 9.5% रह गई है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसको 17 सितंबर को रिलीज किया गया था। इसका एक जो इंडेक्स है हमने पेड रूप में भी डाला, इसको जो भी जरूर देखिएगा, इसको हम कोशिश करेंगे PDF में भी डाल देंगे। रिपोर्ट ऑन पाथवेज एंड स्ट्रेटजीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन एडिबल ऑयल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता, नीति आयोग ने जारी किया था इसको, रिपोर्ट को। रिपोर्ट ऑन पाथवेज एंड स्ट्रेटजीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन एडिबल ऑयल्स। इस रिपोर्ट की जो खास बात है उसको हम लोग देख लेते हैं। इंडिया इंपोर्टेड 16.5 मिलियन टन्स ऑफ एडिबल ऑयल्स इन द ईयर 2020 टू 2023। डोमेस्टिक प्रोडक्शन, क्योंकि कंट्री के रिक्वायरमेंट्स का 40 से 45% भाग ही पूरा करता है एडिबल ऑयल्स की आवश्यकताओं का। 40 से 45% ही जो है प्रोडक्शन से पूरा हो पाता है, तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है ऑयल, बस ये जरूरी है।
इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, इंडिया ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन चेंजिंग ग्लोबल कंटेक्स्ट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था, बस ये ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू सेक्शन पे मूव करेंगे हम लोग। एमसीक्यू में पहला स्टेटमेंट है, इसमें टेलीकॉम सेक्रेटरी ने इनॉग्रेट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन कन्वेंशनल एंड क्वांटम कम्युनिकेशंस फॉर 6G आईआईटीएम रिसर्च पार्क चेन्नई में, जुलाई मंथ में। सही है स्टेटमेंट। फिर अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड अ कमिटी हेडेड बाय सुनील मेहता। सुनील मेहता कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष सुनील मेहता है, सीईओ ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, टू रिव्यू द फी स्ट्रक्चर फॉर व्हाइट लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल एटीएम क्या होते हैं? व्हाइट लेबल एटीएम का मतलब है कि ये नॉन बैंकिंग एंटिटी द्वारा सेटअप किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं और रेगुलेट किए जाते हैं। किस मतलब एक्ट के तहत इनको आरबीआई लगाने की अनुमति देता है? नॉन बैंकिंग एंटिटीज को व्हाइट लेबल एटीएम लगाने की अनुमति आरबीआई देता है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत, ध्यान रखिएगा। क्लासिकल कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। इतना बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, जिसकी आजकल काफ़ी चर्चा की जा रही है, वो कैसे जो क्लासिकल कंप्यूटिंग है, जो हमारे कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका एक मोबाइल फ़ोन भी एक जो है मिनी कंप्यूटर है, और मैं जिस टैबलेट पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी एक मिनी कंप्यूटर है। तो हमारी जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं, वो ट्रांजिस्टर पर काम करते हैं, 0-1 पे आधारित है, ऑन ऑफ स्विच या 0-1 पे आधारित है। जबकि क्यूबिट में क्या होता है, ये अलग ही लेवल पे चलता है। एक ही समय पर 0-1 दोनों हो सकती है वैल्यू, एक ही समय पर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। सो इसमें जो है बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं और इसको अल्ट्रा कूल्ड रखने की ज़रूरत होती है। तो क्वांटम कंप्यूटर्स को बहुत ज़्यादा ठंडा रखने की ज़रूरत होती है, जबकि जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे स्मार्टफ़ोन वगैरह, टैबलेट वगैरह और आपका पीसी, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है, इसको एक्स्ट्रा कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, डेटा एनालिसिस, बहुत बड़े-बड़े जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने में क्वांटम कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि जो हमारे रेगुलर डे टू डे टास्क हैं, वीडियो देखना, यूट्यूब देखना, पढ़ाई करना, कैलकुलेशंस करना या फिर इंटरनेट ब्राउज़ करना, ये हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री फार्म मिन चिन ने 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा की थी? तो ये जो फॉर्म मिन चिन है, ये ऑफिशियल विजिट पर रहे थे। ये वियतनाम के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे 30 जुलाई से 1 अगस्त तक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 23 जुलाई 2024 को स्वास्थ्य नगरम परियोजना के तहत टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए हैदराबाद में स्वास्थ्य नगरम मॉडल शुरू किया है? तो स्वास्थ्य नगरम जो ये इनिशिएटिव है, ये किस स्टेट गवर्नमेंट का है? तेलंगाना का है। तेलंगाना में स्वास्थ्य नगरम इनिशिएटिव शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2 जुलाई 2024 को कृषि डिजिटल सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने और कृषि को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 को अनुमोदित कर दिया है। ये सही है। एग्रीटेक नीति जो है, ये इंटायर उत्तर प्रदेश में लागू होगी और 2024-25 जो है मतलब ये 2024-25 से लागू मानी जाएगी। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, करेक्ट पूछा है तो ए यहाँ पे सही होगा। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, ए। उत्तर प्रदेश की पशुधन, कुक्कुट और मत्स्य आहार नीति के बारे में क्या सही है? 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी मत्स्य पालन अपनी पशुधन, कुक्कुट और मत्स्य आहार नीति घोषित कर दी है, 5 वर्षों के लिए नीति। इसका उद्देश्य पशुधन, कुक्कुट और मत्स्य क्षेत्र में सांद्रित आहार की कमी से जुड़े हुए जोखिमों को कम करना है, यानी कि जो रिस्क एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ कंसंट्रेटेड फीड इन लाइवस्टॉक, पोल्ट्री एंड फिशरीज सेक्टर टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन बाय इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ बैलेंस डाइट। द पॉलिसी कैन बी रिवाइज्ड एज पर नीड आफ्टर द इवैल्यूएशन एवरी 5 ईयर। तो ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, कोई भी कथन इनकरेक्ट नहीं है। आंसर यहाँ पे डी होगा। ये थोड़ा सा प्रीलिम्स की अपेक्षा मेंस के लिए ज़्यादा जरूरी यहाँ पे फैक्ट है। तो यूपीपीएससी मेंस में जीएस 5-6 पेपर में मत्स्य पालन वगैरह है, तो आप उसके लिए नोट कर सकते हैं ये इस पॉलिसी की हाईलाइट। इसके बाद है कि 24 जुलाई 2024 को जिम्बाब्वे जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला कौन सा अफ्रीकी देश बन गया है? तो जिम्बाब्वे 11वें नंबर का देश बन गया है 24 जुलाई को। इससे पहले 18 जुलाई को आइवरी कोस्ट जुड़ा था, या जिसको हम लोग कोट डी आइवर बोलते हैं। यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस से जुड़ने वाला 10th अफ्रीकन कंट्री था कोट डी आइवर, और जिम्बाब्वे बन गया है 11th। 2 अगस्त 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किसका चयन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत अमेरिका मिशन के लिए किया है? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मुख्य अंतरिक्ष यात्री के तौर पर नामित किया गया था। उनके साथ कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर भी होंगे, जो बैकअप के रूप में होंगे। तो किसको नामित किया गया था? विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को। उनके बैकअप कौन होंगे इस मिशन के लिए? बालकृष्ण नायर।
इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, और इसरो का जो इंडिया यूएस मिशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, उसमें इनको चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरेबियन समुदाय या कैरिकॉम का छठा सहयोगी सदस्य देश बन गया है? तो कैरिकॉम यानी कैरेबियन कम्युनिटी का 6th एसोसिएट मेंबर कौन सा देश बना है? क्यूरिकाओ आइलैंड। ये कैरेबियन आइलैंड कंट्री है, डच कैरेबियन कंपनी है, मतलब ये माफ कीजिएगा कंट्री है क्यूरिकाओ। ये सब जो आइलैंड चर्चा में रहते हैं ये पूछ लिए जाते हैं, जैसे क्यूरिकाओ के बारे में लोकेशन पूछ सकते हैं, किस सी में पड़ता है, और जो है ये जो है कैरेबियन आइलैंड का पार्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो पैसिफिक आइलैंड है उसका पार्ट है। तो यहाँ पर पड़ता है आपका क्यूरिकाओ। क्यूरिकाओ नीदरलैंड के आधिपत्य में आता है। ये क्यूरिकाओ आइलैंड है, और आपसे पूछेंगे कि किस कंट्री के सबसे नज़दीक पड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। इसके साउथ में वेनेजुएला है, या फिर वेनेजुएला के नॉर्थ में ये क्यूरिकाओ पड़ता है, कैरेबियन सी में पड़ता है। 2 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस कमांड में शामिल हुआ था? यूनाइटेड नेशंस कमांड या यूएनसी में शामिल होने वाला देश बना था, जर्मनी बना था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। संयुक्त राष्ट्र कमान का मेजबान देश दक्षिण कोरिया है फिलहाल। 30 जुलाई 2024 को केरल के किस जिले में इतिहास का सबसे विनाशकारी भूस्खलन हुआ था? तो ये हुआ था वायनाड में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। वायनाड में काफी बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी, सी। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 8 अगस्त 2024 को भारत के किस शहर में अपना पहला एमएसएमई सेंटर खोला था? इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एमएसएमई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस सिटी में खोला था 8 अगस्त को? ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, अहमदाबाद। 16 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किसने निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स पर आधारित इंडिया की पहली म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च की थी? फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम बेस्ड ऑन निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स ऑन 16 जुलाई। ये लॉन्च किया था डीएसपी म्यूचुअल फंड ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित स्वच्छ पौध कार्यक्रम यानी क्लीन प्लांट प्रोग्राम को मंजूरी दी थी। पहला कथन सही है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 5 से 10 अगस्त 2024 तक फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा की थी, ये भी सही है। अगला है विप्रो हाइड्रोलिक्स यूनिट ऑफ विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एक्वायर्ड 100% ऑफ द चाइना बेस्ड कोलंबस हाइड्रोलिक्स ऑन 8 अगस्त। तो ये जो कंपनी का अधिग्रहण किया था विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ने, ये चाइना की नहीं कंपनी है, ये यूएस की कंपनी है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, ओनली 3 इनकरेक्ट है, तो ये यहाँ पे सही है। द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ की यात्रा की थी? फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा की थी 5 से 10 अगस्त के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 सितंबर 2024 को गुजरात में किन 2 शहरों के मध्य चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो, जिसका नाम नमो भारत रैपिड रेल रख लिया गया है, इसका वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया था? नमो भारत रैपिड रेल का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए भुज और अहमदाबाद के बीच। एग्जाम में पूछे जाने लायक न्यूज है, इसको इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन इज करेक्ट? 1 सितंबर 2024 को प्रेसिडेंट जी ने अप्रूवल दे दिया था फॉर्मेशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन का 3 साल के अवधि के लिए। 23rd लॉ कमीशन विल बी started from 1st September 2024 till August 31, 2027. The commission will consist of a full-time chairperson, 4 full-time member, ex officio chairperson of Department of Legal Affairs, ये सब इसमें शामिल होंगे। अभी सदस्यों के नाम वगैरह नहीं आए, तो अभी के लिए इतना ध्यान रखिएगा, जब सदस्य वगैरह और जो लॉ कमीशन की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश का नाम पता चल जाएगा तो जरूरी होगा, वो हम आपको बताएंगे। अभी के लिए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, उपयुक्त सभी। 3 सितंबर 2024 को पूसा नई दिल्ली में निम्नलिखित में से किसने एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया था? एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ कृषि मंत्री ने किया था, शिवराज सिंह चौहान जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 750 करोड़ रुपए का एक अभिनव मिश्रित पूंजी का कोष है। 250 करोड़ रुपए भारत सरकार इसमें दे रही है। ये एग्रीश्योर फंड में 250 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। 250 करोड़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड की तरफ से, और 250 करोड़ यहाँ पर जुटाए जाएंगे बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी से और प्राइवेट सेक्टर से। 6 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की पहल के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आईआईटी दिल्ली में 8 नए निधि आईटीबीआई का शुभारंभ किया था? नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, ये निधि स्कीम लॉन्च की गई थी 2016 में, टू नर्चर स्टार्टअप्स बाय सपोर्टिंग एंड स्केलिंग इनोवेशन। तो नए निधि आईटीबीआई जो है ये अनाउंस किए गए थे 8
जितेंद्र सिंह जी ने इनको अनाउंस किया था। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी सही है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 9 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक बना था? फर्स्ट इंडियन बैंक टू साइन पार्टनरशिप फॉर अकाउंटिंग फाइनेंशियल, इसको साइन किया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन एक को कारण कहा गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने 5 सितंबर 2024 को घोषणा की थी कि आयुष चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट होगा। जैसे नीट में एंट्रेंस टेस्ट होता है नीट, इसमें जो राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट होगा इसको नेक्स्ट बोलेंगे। द कमिटी हैज रिकमेंडेड दैट नेक्स्ट विल बी एप्लीकेबल टू द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द ईयर 2021-2022 सेशन अंडर नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन and National Commission for Homeopathy Act 2020 to remove any ambiguity in its implementation। तो जितने भी लोग ये होम्योपैथी वगैरह कोर्स करते हैं या फिर इंडियन मेडिसिन का कोर्स करते हैं, उनको लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए एक एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा, ये यहाँ पे कहा गया है। इसके लिए समिति बनी थी संजीव शर्मा की अध्यक्षता में। संजीव शर्मा समिति ने रिकमेंडेशन यहाँ पर दी है कि 1 ईयर इंटर्नशिप के बाद स्टेट या नेशनल रजिस्टर में डॉक्टर या फिर चिकित्सक के पद पर एनरोल होने के लिए एक एग्जिट टेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के किस जिले में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की थी? इसको सूरत से लॉन्च किया गया था। ये इनिशिएटिव जल शक्ति मिनिस्ट्री का है इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट स्कीम यानी कि पीएम ई ड्राइव सेक्टर के लिए ये फंड जो है अलग रख दिया गया है। आउटले यहाँ पर होगा 10,900 करोड़ रुपए का 2 साल के लिए। यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह लॉन्च द रंगीन मछली ऐप एट आईकार सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर भुवनेश्वर ऑन 12 सितंबर। तो दोनों ही कथन यहाँ पे करेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट कोई है नहीं। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, आंसर यहाँ पर बनेगा डी। रंगीन मछली मोबाइल ऐप को डेवलप किया गया है जिससे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के साथ मिल करके ये जो आईकार CIFA यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर काम करेगा। यहाँ पर ऑर्नामेंटल फिश जो होती हैं सजावट के लिए जो पाली जाती हैं उनकी जानकारी ये देगा रंगीन मछली ऐप 8 लैंग्वेजेस में, जिससे आप ऑर्नामेंटल फिश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें उनको पालने से पहले या अपने घर में लाने से पहले। और पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत कितने व्हीकल्स को इसमें जो है सब्सिडाइज्ड करके या फिर कह सकते हैं प्रमोट किया जाएगा? 25 लाख से कम 2 व्हीलर्स हैं 24,79,000, 3.16 लाख 3 व्हीलर्स को और 14,028 ई बसेस को जो है सब्सिडाइज किया जाएगा पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत, ध्यान रखिएगा। इसमें 4 व्हीलर्स को नहीं सब्सिडी दी गई है पीएम ई ड्राइव में, ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि कितने 4 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स नहीं है, 3 व्हीलर्स ई बसेस और 2 व्हीलर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 अगस्त 2024 को किस राज्य के पालघर में लगभग 76,000 करोड़ रुपए की लागत वाली वधावन बंदरगाह परियोजना, जिसको भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी वाला बंदरगाह कहा जा रहा है, की आधारशिला रखी थी? तो वधावन बंदरगाह कहाँ पर बन रहा है? महाराष्ट्र में। ये काफी पुराना प्लान है, फाइनली इसकी आधारशिला रख दी गई है, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ये महाराष्ट्र में बनेगा वधावन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोक सेवा आयोग को रजिस्ट्रेशन करते समय ऑप्शन दिया है कि विभिन्न चरणों में जो उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित कर सकते हैं आधार के माध्यम से, आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं स्वैच्छिक तौर पर, ठीक है। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत जारी पहचान पत्र को वैधता दे दी है, यानी कि पैन कार्ड ट्रांसजेंडर अपना बनवा सकते हैं ट्रांसजेंडर वाले आई कार्ड से। द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन जो कि यूएस में है, फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी बनेगी भारत में, जो अपना ओवरसीज कैंपस इंडिया में सेटअप करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। तो मैं आपको बता दूं कि ये फॉरेन यूनिवर्सिटी पहली तो बनेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो कैंपस सेट करेगी भारत में, लेकिन ये यूएस की नहीं है, ये यूके की है, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी। तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए, 1 and 2 बोथ करेक्ट। ए थर्ड वाला इनकरेक्ट है, बस इतना इनकरेक्ट है कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन जो यूके की है, इसने प्रपोजल सेटअप मतलब ये भेजा है कि गुरुग्राम में हरियाणा में एक जो है कैंपस बनाएंगे जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इनका ओवरसीज कैंपस के रूप में भारत में काम करेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने 29 अगस्त 2024 को मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 पारित किया था? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्स बिल
ये पारित कर दिया गया है असम में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, असम। सर्वोच्च न्यायालय की किस वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था? तो 75वें वर्षगांठ के अवसर पर ये प्रतीक चिन्ह और नया ध्वज जो है सुप्रीम कोर्ट का इसका अनावरण किया गया है। इसमें क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या दर्शाया गया है, वो ये रिटन फॉर्म में तो है, इसको आप पिक फॉर्म में भी जरूर ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस इंसानिया यानी कि लोगो पर क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे अशोक चक्र दिखाया गया है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग दिखाई गई है और ये कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया गया है, इसमें भारतीय संविधान की किताब दिखाई गई है। अशोक चक्र सबसे ऊपर, ये सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग और संविधान की किताब, और इसमें जो वाक्य लिखा है यतो धर्मस्तो ततो जय है, यानी कि जहाँ धर्म है वहाँ पर विजय है, ये लिखा हुआ है, ये ध्यान रख सकते हैं। और ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के इस नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट दिल्ली द्वारा डिजाइन किया गया है, ध्यान रख सकते हैं। 26 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर के नाम पर 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है? तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है, जिसका नाम मनु भाकर के नाम पर रखा गया है। बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत जो महाराजगंज में ये कैंपियरगंज रेंज में एक गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है, जो वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनेगा एशियन किंग वल्चर की प्रजाति के लिए या फिर रेड हेडेड वल्चर स्पीशी के लिए। पहला कथन करेक्ट है। दूसरा है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनाउंस किया था कि पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड की, अब वो श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम के नाम से सही है। साइटिंग मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, द नागालैंड मिनिस्ट्री हैज रिफ्यूज्ड टू ग्रांट परमिशन टू द प्रपोज्ड गौ ध्वज इंस्टॉलेशन भारत यात्रा इन कोहिमा। ये कथन भी सही है, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। इसमें सारे कथन सही हो रहे हैं, उपयुक्त सभी कथन सही है, सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय अभिनेता एवं स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2024 को होस्ट करने वाले पहले भारतीय बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स का आयोजन कहाँ पे होना है? 25 नवंबर 2024 को न्यूयॉर्क में इसका आयोजन होना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, न्यूयॉर्क, सी। 16 सितंबर 2024 को तमिलनाडु के किस जिले की रहने वाली कक्षा 8 की छात्रा प्रेस्ली सैकिना ने 800 किलो बाजरे का उपयोग करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चित्र बनाया था? तो ये किसने किया था? ये आर्ट बनाई थी चेन्नई की छात्रा ने, प्रधानमंत्री मोदी जी की जन्मदिवस से एक दिन पहले चेन्नई में बनाया था ये। बी यहाँ पे सही है। हिमाचल प्रदेश संबंधित तथ्यों के बारे में क्या सही है? नाट्य नृत्य जो बिहार में हाल में चर्चा में था, ये सिरमौर, कुल्लू और शिमला जिले का पारंपरिक नृत्य है। 2016 में नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में रजिस्टर किया गया था। सही है, गद्दी ट्राइब द्वारा किया जाता है। गद्दी ट्राइब शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में आती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। गद्दी ट्राइब कहाँ कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में गद्दी जनजाति देखने को मिलती है। संजौली मॉस्क की काफी चर्चा में था, संजौली शिमला डिस्ट्रिक्ट में, और व्यापार मंडल और विश्व हिंदू परिषद ने काफी यहाँ पर हंगामा किया था इंटर मध्य प्रदेश में फॉर इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ संजौली मॉस्क इन संजौली एरिया शिमला। तो ये भी सही है, ये सब चीजें हिमाचल प्रदेश से न्यूज में थी। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सभी कथन यहाँ पे सही है, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नाट्य नृत्य जो है ये कह सकते हैं गद्दी ट्राइब तो करती है, लेकिन जौनसारी ट्राइब में भी पॉपुलर है। इसके बाद आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वदेश कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए वैश्विक स्वास्थ्य संगठन सत्यापन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ये जॉर्डन बना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। जॉर्डन की कैपिटल क्या है आप कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आप कमेंट करके बताएंगे कि मार्केट कैप यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 2 कौन सी हैं। ये आप जल्दी से लेटेस्ट डेटा के हिसाब से कमेंट करके बताइए, अगर नहीं बता पाए तो इसको हम पिन कर देंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो कितने सिटी अभी अनाउंस किए हैं? 12 सिटी अनाउंस किए गए हैं जो कॉरिडोर डेवलपमेंट के अंतर्गत डेवलप किए जाएंगे। इसमें भारतीय सिटी कौन कितने हैं? 2 हैं, आगरा उत्तर प्रदेश से और प्रयागराज उत्तर प्रदेश से इसमें शामिल किया गया है, और गया डिस्ट्रिक्ट बिहार से। 13 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य ने नर्मदा किनारे बसे धार्मिक नगरों में शराब और मांस की बिक्री पर बैन लगाने का ऐलान किया है? तो नर्मदा ज्यादातर कहाँ पे थी? मध्य प्रदेश में, तो वहां पर किया गया है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। टेलीग्राम के सीईओ पॉल डुरेव की फ्रांस में गिरफ्तारी के बाद यूएई ने फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट के साथ 80 राफेल खरीदने की
$20 बिलियन की डील को रद्द कर दिया था। ये जो पॉलिटिकल इवेंट है, पहले नहीं आते थे, लेकिन आजकल हमको देखना पड़ेगा बदलते पैटर्न के हिसाब से। इसको भी नोट कर लीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि यूएलआई लाएंगे यूपीआई की तर्ज पर, जिससे आराम से आप जो है लेंडिंग कर सकेंगे, घर बैठे बैठे लोन ले सकेंगे, उसको चुका सकेंगे और बकाया राशि वगैरह सब चेक कर सकेंगे। जैसे यूपीआई में क्या करते हैं हम लोग, खाली एक पिन सेटअप करना पड़ता है, पिन के माध्यम से आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, जब चाहें तब घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से बैलेंस चेक कर सकते हैं। ऐसा ही यूएलआई में कर सकेंगे, लोन ले सकेंगे, चुका सकेंगे और लोन अप्रूवल भी तुरंत ऑनलाइन ही हो सकेगा। ऐसा शक्तिकांत दास कह रहे हैं कि जल्द देखने को मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो जल्द ही सोशल मीडिया को चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में बैन करना चाह रहे हैं। तो ये भी सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सभी कथन सही है। 31 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट किस मतलब देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, यानी जिसे पहले ट्विटर के नाम से हम लोग जानते थे, इसको बैन कर दिया था। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसको बैन किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, ब्राजील से ट्विटर को बैन किया गया था। 10 सितंबर 2024 को किस देश की अदालत ने देश की सरकार और अडानी समूह के मध्य उस देश के मुख्य हवाई अड्डे को विस्तारित करने के 30 वर्षीय जो पट्टे का पर एग्रीमेंट होना था, उसके सौदे को निलंबित कर दिया है। तो केन्या की अदालत ने ये जो पैक्ट होने वाला था अडानी ग्रुप के साथ, वहां पर जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो बिल्ड एंड ऑपरेट एग्रीमेंट अडानी ग्रुप के साथ केन्या की सरकार करने वाली थी, उसको विरोध प्रदर्शन के चलते जो है कैंसिल कर दिया है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। ये बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, आपको गैर जरूरी लग रहा होगा, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि किस मतलब कह सकते हैं पोर्ट पर बात हो रही थी। जोमो केन्याटा इंटरनेशनल हवाई अड्डे को मेंटेन करना चाहता था अडानी समूह, मतलब निर्माण करके उस पर संचालन करना चाहता था। इस पर 30 वर्षीय समझौता होने वाला था, जो कि वहां पर विरोध प्रदर्शन के चलते सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। केन्या के सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान रखिएगा। यागी नामक तूफान के बारे में क्या सही है? ये ओरिजिनेट हुआ था साउथ चाइना सी में और इसने नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ वियतनाम को हिट किया था 8 सितंबर को। इससे पहले फिलीपींस और साउथ चाइनीज आइलैंड हाइनान को भी जो है प्रभावित किया था इसने, यागी ने। सही। इंडिया सेंट रिलीफ वर्थ ₹1 मिलियन टू वियतनाम थ्रू C-17 एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्सेस अंडर ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव के तहत राहत सामग्री भारत ने वियतनाम को भेजा था और अन्य कंट्रीज को भी भेजा था, जैसे म्यांमार को भेजा था, लाओस को, और जो भी टाइफून यागी से प्रभावित देश है उनको रिलीफ भारत ने भेजी थी। टाइफून यागी इज द मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म इन एशिया दिस ईयर। यागी ओरिजिनेट हुई थी करीब 30 अगस्त को, मतलब नॉर्थ वेस्ट ऑफ पलाऊ से। द स्टॉर्म वाज नेम्ड यागी बाय जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने इसको नाम दिया था यागी। ये सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑल करेक्ट, ए यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी कथन यहाँ पे सही है। Which of the following states launched the country's first digital court to settle negotiable instrument cases in September 2024? जो लोग भी थोड़ा समझ रखते हैं कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स की, आपको पता होगा ज्यादातर मामले चेक बाउंस के होते हैं। चेक बाउंस में कई बार एक ही मतलब फर्म से 100 चेक बाउंस के मामले होते हैं, तो 100 अलग अलग मुकदमे कई बार करने पड़ते थे। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मुकदमों को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संबंधी यानी चेक बाउंस के केसेस संबंधी कोर्ट खोला गया है डिजिटल कोर्ट के रूप में केरल में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल के किस जिले में धुलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया, यानी नेपाल फर्स्ट हेल्दी सिटी एंड एशिया सेकंड हेल्दीएस्ट सिटी। तो धुली लेक जो है ये कहाँ पे पड़ता है नेपाल में? ये पड़ता है कावरे पालनचोक में। कावरे पालनचोक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 1997 में टेक्सास विधानमंडल से विधेयक पारित होने के बाद वर्ष 1997 में अमेरिकी यात्री उस समय के डेविड वुल्फ मीर स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष से वोट डालने वाले पहले अमेरिकी बने थे। और ऐसा अब दोबारा होने जा रहा है, क्योंकि बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स जो फंसे हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और अभी जो राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है अमेरिका में, उसमें वोट डालेंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर डेंगू फीवर इंक्लूडिंग इट्स सीवियर फॉर्म एज एपिडेमिक डिसीज इन कर्नाटका under the Karnataka Epidemic Diseases Act 2020. Union Minister for Social Justice and Empowerment वीरेंद्र कुमार inaugurated सामाजिक अधिकारिता शिविर इन बुलंदशहर। ये भी सही। India achieved Tier 1 status in Global Cyber Security Index 2024. The Global Cyber Security Index 2024 is published by the International Telecommunication Union. ये भी सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सारे कथन यहाँ पे सही है।
पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल अपराजिता के बारे में कौन सा कथन गलत है? पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 3 सितंबर 2024 को अपराजिता महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इसमें कई सारे स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस बनाए गए हैं, जैसे रेप और मर्डर के लिए मृत्युदंड की सजा, मतलब मृत्युदंड, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्स, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस विद इन 21 डेज ऑफ फाइलिंग रिपोर्ट इज मैंडेटरी, मतलब 21 दिन के भीतर जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी होगी। ये यहाँ पे प्रोविजंस लाए गए हैं। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। कोई भी कथन अपराजिता बिल के बारे में गलत नहीं है। 23 अगस्त 2024 को चंद्रयान 3 की लैंडिंग की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म ई पत्रिका सपनों की उड़ान के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया था? तो सपनों की उड़ान का विमोचन किया था धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, धर्मेंद्र प्रधान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की मंजूरी दे दी है। उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये सेटअप किया जाएगा मुंबई में। तो ये ध्यान रखिएगा लोकेशन सहित। जो मोस्ट पावरफुल टाइफून जो आया था इस साल जापान में, वो था शानशान। जापान के सदर आइलैंड क्यूशू को इसने हिट किया था 29 अगस्त को शानशान नामक तूफान ने। टाइफून बेबिनका इसने शंघाई को हिट किया था, जो चाइना का शहर है, 16 सितंबर 2024 में आया था। मोस्ट पावरफुल टाइफून टू हिट चाइना इन द लास्ट 75 ईयर्स, बेबिनका। सही है, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। तीनों ही कथन यहाँ पर सही हो रहे हैं, ए यहाँ पे सही हो जाएगा। टाइफून बेबिनका ने शंघाई को तो हिट किया ही साथ जापान और फिलीपींस को भी हिट किया था। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन से देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य राष्ट्र के रूप में मंजूरी दी गई थी? अल्जीरिया को शामिल किया गया था ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में, अल्जीरिया को। ऑप्शन नंबर डी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय करंदीकर ने वर्चुअल रूप से महाराष्ट्र के किस जिले में थर्मैक्स लिमिटेड परिसर में भारत के पहले CO2 से मिथनॉल बनाने वाले प्लांट की आधारशिला रखी थी? थर्मैक्स लिमिटेड का कैंपस जो पुणे में है, उसमें इंडिया फर्स्ट CO2 टू मिथनॉल प्लांट जो है सेटअप किया गया है पुणे में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, पुणे। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी के किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में एक वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? वैदिक 3D म्यूजियम बिल्ड किया जाएगा संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनकरेक्ट है? असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने अनाउंस किया था कि सूतिया दिवस मनाया जाएगा हर साल 20 अगस्त 2025 से सूतिया पुलिस स्टेशन पर, जो विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट असम में है। नेपाल हैज बिकम द 101 कंट्री, यानी 101वां देश जो फुल मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 9 सितंबर को। दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। सूतिया की जो घटना है वो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि सूतिया पुलिस स्टेशन पर हमला विमान चंद्र बोरा ने कब किया था? तो ये किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 20 अगस्त 1942 को पुलिस स्टेशन पर हमला किया था और राष्ट्रीय ध्वज फहराया था वहां पर सूतिया पुलिस स्टेशन में। तो हर साल सूतिया दिवस असम में मनाया जाएगा। पराग्वे जो है ISA का 100th मेंबर बना था जून में, ये ध्यान रखना है। और 101वां सदस्य है नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा ने संसद की तर्ज पर पहली बार शून्यकाल यानी कि 0R इंट्रोड्यूस करने का निर्णय लिया है? तो 0R यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ये संसद की ये प्रक्रिया होती है 0R, जिसमें जो मेंबर्स हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं। दिन के रेगुलर प्रोसीडिंग्स की शुरुआत से पहले आधा घंटा यहाँ पर दिया जाएगा। क्वेश्चन आवर जब एंड होगा, प्रश्नकाल जब खत्म होगा और मेन सेशन जब शुरू होता है, तो उससे पहले आधे घंटे का समय रहेगा, 12:30 से 1 बजे तक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सदस्य अपने प्रश्न पूछ सकेंगे, अपनी समस्या रख सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया था? महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में जो है उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, लातूर। निम्नलिखित में से किस देश ने जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों और कंपनियों के वार्षिक योगदान के जरिए एक नया जलवायु कोष की शुरुआत की है? इसको क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड कहा जाएगा। इसको शुरुआत की थी अजरबैजान ने, क्योंकि COP29 ही कहाँ पे हुआ था? बाकू में, बाकू अजरबैजान में, ध्यान रखिएगा। तो अजरबैजान ने इसको लॉन्च किया था, CFAF। साइक्लोन असना के बारे में क्या सही? साइक्लोन असना 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर में अगस्त में आया पहला चक्रवाती तूफान है। साइक्लोन असना का नाम किसने दिया है? पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान। ये असना साइक्लोन 31 अगस्त 2024 को हिट करने वाला था, लेकिन ये पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया था अरेबियन सी में। ये भी सही है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। असना साइक्लोन को नेम किसने दिया है? जरूरी है, असना साइक्लोन को नेम दिया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान। निम्नलिखित में से फिल्मों में
निम्नलिखित फिल्मों में से किस फिल्म को ऑस्कर 2025 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? हर साल सारे देश ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए अपनी एंट्रीज भेजते हैं। तो इस साल इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है लापता लेडीज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, लापता लेडीज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने 8 सितंबर 2024 को कहा था कि भारत 2030 युवा ओलंपिक के लिए बोली लगा रहा है। तो यूथ ओलंपिक 2030 के लिए इंडिया ने अपनी बिड डाली है, और जो है 2036 के ओलंपिक में इंडिया जो है मेन ओलंपिक में इंडिया बिड डालना चाहता है, उसका प्रिकर्सर एक तरीके से मानिए। तो ये भी कथन सही है। 2030 में जो यूथ ओलंपिक होगा उसमें किस किस देशों के साथ इंडिया कॉम्पीट करेगा, पार्टिसिपेट मतलब ये कह सकते हैं होस्टिंग राइट्स के लिए? थाईलैंड, हेरिसगोवा, मंगोलिया, रशिया, यूक्रेन, बॉस्निया से। यूनियन कैबिनेट ने 2 सितंबर 2024 को अप्रूव कर दिया था केन्स सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड का प्लांट, जो एक सेमीकंडक्टर यूनिट अपना सेटअप करेंगे। कहाँ पर? साणंद, गुजरात में। साणंद, गुजरात यहाँ पर सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। अब हमको ये कमेंट करके बताइए कि सेमीकंडक्टर यूनिट को अगर छोड़ दें तो किस इंडस्ट्री के लिए हम लोग साणंद को जानते हैं? साणंद में सेमीकंडक्टर यूनिट के अलावा कौन सी इंडस्ट्री जो है फेमस है? बाकी ये पोर्टल्स जो आते रहते हैं किस मंत्रालय का है देखिएगा। शी बॉक्स पोर्टल जो है ये किसने लॉन्च किया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए। और विजियो NAXT वेब पोर्टल है भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल। इसको लॉन्च किया था केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने वैश्विक फैशन लीडर के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए। इसको जो है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। और भारतीय स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर पोर्टल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से, इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है। ये विजियो NXT इसको कहा जा रहा है। इंडिया फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव जो है ये लिया गया वस्त्र मंत्रालय की तरफ से। बाकी कुछ समिति भी अभी हाल में संसदीय समितियां बनाई गई, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 15 मेंबर जो है लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। ये ऑडिट करता है एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसके चेयरपर्सन कौन बनाए गए? सीनियर कांग्रेस लीडर KCU वेणुगोपाल। एस्टिमेट कमेटी में संजय जायसवाल को शामिल किया गया है। 30 मेंबर कमेटी होती है, सारे मेंबर लोकसभा से होते हैं एस्टिमेट कमेटी में। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग से बैजयंत पांडा इसमें अध्यक्ष बने। 22 मेंबर कमेटी होती है, 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से इसमें होते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जगदम्बिका पाल। इस बिल के लिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है इसमें अध्यक्ष जो है कौन नामित करते हैं? स्पीकर ओम बिरला ने नामित किया है। ओबीसी वेलफेयर कमेटी गणेश सिंह अध्यक्ष बने हैं, 30 मेंबर होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर कमेटी हेड फग्गन सिंह कुलास्ते बीजेपी से, इसमें भी 30 मेंबर जो है होते हैं, 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं।